ऐसा होता तो अच्छा होता। आज मेरी मजबूरी है, उसका जवाब मैं खुलेआम नहीं दे सकता। आपको बताऊंगा उसका जवाब। यही तो वाजपेयी जी ऐसे नेता थे, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में, हर नेता उनका सम्मान करता था। राज्यपाल जब विधानमंडलों के अधिवेशन में भाषण देने के लिए आते हैं तो हाथापाई के लिए तैयार होकर आते हैं। उन्हें सदन में घुसने से रोका जाता है, बोलने से उन्हें रोका जाता है, उनके ऊपर कागज फेंके जाते हैं, दस्तावेज उनके सर पर उछाले जाते हैं। अनेक राज्यपाल तो भाषण का पहला परिच्छेद पढ़ते हैं और अंतिम परिच्छेद पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। ये स्थिति ठीक नहीं। क्या आवश्यकता है उन्हें इस मुसीबत में डालने की? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, मैं एक गंभीर मामला उठा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस संबंध में पुरानी परंपराओं को फिर से स्थापित कर दें और आवश्यकता हो तो नई परंपराएं डालने का मौका है। लोकतंत्र को हम उपहास का विषय न बनाएं, नई पीढ़ी के सामने गलत आदर्श न रखें। अगर हम किसी अवसर की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, उस अवसर को टाल दें। आप एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, इस संबंध में एक आचार संहिता बना सकते हैं। इस समय देश में ऐसी स्थिति है कि कोई न कोई दल कहीं न कहीं शासन में है और इसलिए इस तरह की व्यवहार की मर्यादा तय करना कठिन नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये भाषण मैं पढ़ रहा था, बड़ी जरूरत से ज्यादा लंबा है। छोटी छोटी बातों का समावेश किया गया है। अब राष्ट्रपति के मुंह में छोटी बात रखने की क्या जरूरत है? मैं देख रहा था ये जो 30 परिच्छेद है, मुझे ऐसा लगता है कि ये 30वां परिच्छेद ये बाद में जोड़ा गया है, जल्दी में जोड़ा गया है। पूरा भाषण छोटे छोटे पैराग्राफ में बटा हुआ है, मगर ये जो 30वां परिच्छेद है ये एक लंबा पैरा है और मुझे ऐसा लगता है, और ये शिक्षा की नीति से संबंधित है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कहीं व्यस्त हो, कुकड़ेश्वर से और चित्रकूट की यात्रा कर रहे हैं और उन्हें समय न मिला हो इस परिच्छेद को देखने का। ये पढ़ने में अच्छा नहीं लगता और ये पूरे अभिभाषण में ये ठीक बैठता भी नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभिभाषण होना है तो हर एक मंत्रालय का एक न एक नोट जाना है, भेज दो। इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार जब बनी तो ये आशा की गई थी और सरकार ने भी ये घोषणा की थी और सरकार का जो अल्पमत का स्वरूप था उसमें भी ये आवश्यक था कि देश को एक आम सहमति के आधार पर चलाया जाए। अगर स्पष्ट बहुमत होता तो भी हम जिन संकटों में आज फंसे हैं, चाहे वे संकट देश की एकता और अखंडता के लिए हो और चाहे वो आर्थिक संकट हो, जब तक उन संकटों से लड़ने के लिए एक समान मानसिकता, एक दृढ़ संकल्प पैदा नहीं किया जाएगा, उन संकटों पर पार पाना मुश्किल है। इसलिए हमें लगा कि सरकार अल्पमत में है लेकिन सबको साथ लेकर चलेगी, एक सहमति का विकास करेगी। कुछ दिनों इसका प्रयत्न हुआ मगर बाद में स्थिति बदल गई। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस इतिहास में पूरी तरह जाना नहीं चाहता। आज
सहमति के आधार पर आम सहमति न तो विकसित करने की कोशिश हो रही है, जो सहमति हुई भी है या बनती है उसके अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। आखिर मेघालय में क्या हुआ? प्रतिपक्ष के साथ बैठकर, अध्यक्ष महोदय अगर आपको स्मरण होगा, मैं आपको इस विवाद में घसीटना नहीं चाहता, यह तय हुआ था कि वहां की सरकार का फैसला, तकदीर का फैसला विधानसभा पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। दल बदल करके वहां कांग्रेस की सरकार बना दी। क्या ये जरूरी था? मेघालय एक महत्वपूर्ण देश का भाग है, मगर अखिल भारतीय राजनीति में, और अगर मूल्यों की राजनीति की जानी है और अगर सर्वानुमति से इस देश की संकटों पर विजय पाना है, तो क्या मेघालय में जो किया गया वो जरूरी था? जरूरी नहीं। पंजाब के नए मित्र चुनकर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन पंजाब में चुनाव कराने का केवल इतना तो उद्देश्य नहीं हो सकता कि पंजाब से कांग्रेस वाले लोकसभा में चुनकर आ जाए और सरकार की संख्या बल थोड़ा सा बढ़ जाए। उद्देश्य और गहरे थे। हम लोकतंत्र के तकाजे को पूरा करना चाहते थे और इसलिए पहले चर्चा चली कि पार्टियां मिलकर लड़ेंगी, फिर चर्चा चली कि अलग लड़ेंगी। एक स्तर पर कहा गया कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने में रुचि नहीं रखती, वहां तो ऐसी सरकार बनना चाहिए जो आतंकवाद का मिलकर मुकाबला कर सके। दुर्भाग्य से अकाली दल ने बहिष्कार किया, ठीक फैसला नहीं किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, और मैं कांग्रेस को बधाई देना चाहता हूं इतने भारी भरकम विजय के लिए, कांग्रेस अगर चाहती तो अमरेंद्र सिंह जी को सरकार में शामिल होने के लिए बुला सकती थी और हमारे बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भी सहयोग के लिए निमंत्रण दे सकती थी। क्या पंजाब की स्थिति आज इस आवश्यकता की मांग नहीं करती? देश की स्वाधीनता के बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने में संकोच नहीं हुआ था। ये जो वोटिंग हुई है पंजाब में, हिस्सा नहीं लिया इलेक्शन में और लोगों ने अपनी मर्जी से वोटें डाली हैं। अमरिंदर सिंह जी तीन सीट से जीत कर आए हैं, उनके सरकार निकालेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं वोटों का सवाल खड़ा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप टोकेंगे मैं तो कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकता हूं जो खड़े करना ठीक नहीं होगा। हाँ, आपकी दाढ़ी में ये नहीं होना। मेरा सुझाव है, मैं एक दृष्टिकोण आपके सामने रख रहा हूं। मैं जानता हूं आपको पसंद नहीं है। ऐसा होता तो अच्छा होता। आज मेरी मजबूरी है, उसका जवाब मैं खुलेआम नहीं दे सकता। आपको बताऊंगा उसका जवाब। यही तो अध्यक्ष महोदय, सारे मेंबरों के साथ बड़ा अन्याय। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बता रहे हैं। कहना नहीं चाहिए था यहाँ, आप और यदि कर दिया तो राम विलास जी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बताएं, मगर मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री अपनी मजबूती बताएं। There is an amount of propriety in divulging certain matters, certain negotiations, certain talks which we hold with leaders of other parties, and that is my difficulty, sir. In course of time, I would certainly like to take the leaders of the opposition groups into confidence, and I would not like to suppress that. In course of time, if no one has any objection, no one concerned has any objection, story can come out. अध्यक्ष महोदय,
इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर किसी दल के साथ स्पष्ट बहुमत हो तो बहुत अच्छा है,